एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सेमेस्टर थर्ड है, इसका जो एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया है, और हिंदी में इस बुक का नाम है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम लोग कवर कर रहे हैं, यानी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हो सकते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को करेंगे। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन विद आंसर हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, और जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपको सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी एंड नेक्स्ट जो आएंगे वो सारे ही क्वेश्चंस आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं और आपने बुक्स भी नहीं पढ़ी हैं तो भी आप 100% पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो भी एक तो आपको चैप्टर्स वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, दूसरा हर चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप 100% पास हो जाओगे अगर आपने ये वीडियो भी देख ली, ठीक है। एंड अगर सेल्फ स्टडी की बात है कि आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो नोट्स कहाँ प्रोवाइड होंगे, नोट्स की बात मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ। यानी वीडियो के लास्ट में मैं आपको नोट्स की बता देती हूँ कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी। तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना, ताकि वो लोग भी देख पाएँ एंड अपने मार्क्स 100% गेन कर पाएँ। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज की वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है एंड इससे आगे भी हम हमारे पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से हम इसे पूरी को कवर करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी आपकी ये बुक है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इनके थ्रू वन बाय वन देख सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत लंबी वीडियो होती है तो स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर ये पार्ट वाइज आपको देखने को मिल जाती है, और पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड आज हमारा पार्ट 1 होने वाला है, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, इस तरह से पार्ट होंगे। और लास्ट में एक मर्ज वीडियो होगी जो सभी के पार्ट को मर्ज करके बनाई जाएगी, जो आपके क्विक रिवीजन के लिए होगी, ताकि आप फटाफट एक ही वीडियो से रिवीजन कर लें, ठीक है। चलिए फिर स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, बिना देरी करे अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, विवेचना कीजिए। यानी जो भारत की प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना दे रखी है, वो भारतीय संविधान की एक अभिन्न अंग है। किस तरह से ये आपको बताना है, तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो दी गई है। यह संविधान की आत्मा कही जाती है, और इसे ही संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारत के राज्य की मूल भावना, उद्देश्य और आदर्शों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यानी जो राज्य हैं उनका क्या एक तरह से भावना होगी, क्या उद्देश्य होगा, इसको पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है प्रस्तावना के अंतर्गत ही। प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं की दृष्टि और देश के भक्ति मार्गदर्शन को दर्शाती है। यानी जो प्रस्तावना है उसमें जो एक तरह से संविधान निर्माता थे उनकी दृष्टि को और उनके जो देशभक्ति है उसके मार्गों को दिखाती है। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने तो संविधान की प्रस्तावना भी लिखी है, तो उनका जो दृष्टिकोण है, उनका जो देखने का तरीका है उसको भी दिखाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रस्तावना की उत्पत्ति किस तरह से। इसमें आप देखेंगे, भारत की प्रस्तावना 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत की गई। यानी जो भारत की प्रस्तावना है वो 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी लिखी गई थी। यह अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। यानी अमेरिका की जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उससे हमने प्रेरणा लेकर बनाई है, परंतु भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसे रूपांतरित किया गया। इसमें हम भारत के लोग शब्द यह दर्शाता है कि भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। यानी देखिए, हमने वहाँ से एक तरह से प्रेरणा तो ली है, यानी मोटिवेशन तो ली है बनाने के लिए, लेकिन अपने देश के अकॉर्डिंग बनाई है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नता हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं,
ऊँच नीच है उन सभी को देखकर हमने बनाई है। जैसे कि हम भारत के लोग क्या, ये जो शब्द है या ये जो कहूँ, ये जो मुहावरा है, ये जो लाइन्स हैं, ये क्या कहती हैं कि भारत जो है उसके जो लोग हैं वो किसी भी सत्ता, किसी भी सरकार से ऊपर है। यानी भारत के लोग किसी भी सरकार से, अंतिम जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं, वो किसी भी सत्ता या किसी भी सरकार से ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रस्तावना की प्रमुख बातें। यानी जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें की गई हैं या कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। तो इसमें आप लिखेंगे प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य घोषित करती है और नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्वता का आश्वासन देती है। यानी जो प्रस्तावना है उसी में ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, ये जो सारे वर्ड्स हैं, गणराज्य, इन सभी की जो घोषणा है वो हमारे ये जो प्रस्तावना है उसी में की गई है। किसी भी नागरिक को जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्वता है, उसका जो वादा करता है वो हमारी प्रस्तावना ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति। किस तरह से जो प्रस्तावना है उसकी वैधानिक स्थिति है। इसमें आप लिखेंगे आरंभ में इस पर विवाद था कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। यानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा विवाद रहा था कि प्रस्तावना को हम संविधान का हिस्सा डिक्लेयर करें या फिर नहीं करें। इस पर 1973 के केकेश्वरानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला ऐतिहासिक रहा। यानी ये जो मामला था ये ऐतिहासिक रहा। इस पर देखिए, यह आपने मामला जो है ये 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये मामला जो है एक तरह से हमारे संविधान में चेंजेस यानी जो संशोधन है वो भी किया था इस मामले ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा मानी गई है। यानी इसी एक तरह से इसी ये जो केस है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो उसका ही अभिन्न अंग है और एक तरह से मूल जो संरचना है वो हमारे प्रस्तावना या फिर ये कहूँ जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है उसमें कही गई है। अब हम देखेंगे महत्व में आप लिखेंगे प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान करती है। यानी एक तरह से जो संविधान की यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान की व्याख्या करने का मार्गदर्शन यानी एक तरह से रास्ता दिखाती है। यह नागरिकों को यह बताती है कि भारत का राज्य किन आदर्शों पर आधारित है, ताकि पता चल सके नागरिकों को कि जो भारत है उसका जो राज्य है वो किन आदर्शों पर टिका हुआ है, हमारा जो भारत है वो क्या चीज़ फॉलो करता है। यह संविधान की भावना और उद्देश्यों को व्यक्त करती है, ताकि जो संविधान है उसकी जो भावना है और उद्देश्य है वो जनता तक पहुंच सके। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर किस तरह से लिखना है ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल औपचारिक भूमिका नहीं निभाती, बल्कि यह संविधान की आत्मा और मूल दर्शन का प्रतीक है। यानी ये जो है इस संविधान की जो मूल दर्शन है, आत्मा है, उसका भी दिखाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया जाना इस तथ्य को और भी मजबूत कर देता है, क्योंकि इसी जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो है ये संविधान का अभिन्न अंग है, इस वजह से ये तथ्य और ज़्यादा मजबूत हो गया। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक जीवित और अभिन्न अंग है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसका ये जो प्रस्तावना है वो उसकी जीवित और अभिन्न अंगों में से एक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट या कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप मुझे बताना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी करना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागरिकता क्या है तथा भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है। यानी आपको बताना है कि पहले नागरिकता आखिर होती क्या है और जो भारतीय नागरिकता है वो कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं जो हमारी नागरिकता है उसका क्या अर्थ है। पहले हम नागरिकता को ही समझेंगे कि आखिर नागरिकता क्या होती है और इसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें आप लिखेंगे नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी एवं राजनीतिक संबंध है। यह व्यक्ति को राज्य के प्रति अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है। यानी देखिए, नागरिकता जो है वो किसी भी व्यक्ति को राज्य के प्रति और कानून के प्रति एक तरह से संबंध बनाती है और उसे अधिकार और कर्तव्य दोनों ही देती है। नागरिक वही व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का स्थायी सदस्य होता है और जिसे उस राज्य के संविधान एवं कानूनों के
अनुसार संपूर्ण अधिकार प्राप्त हों, वही व्यक्ति नागरिक है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति नागरिक कब बनता है, जब वो किसी भी एक राज्य का स्थायी सदस्य हो और उसके पास कानूनों के अधिकार हों या फिर कोई भी अधिकारों से प्राप्त हो, तभी वो एक तरह से नागरिक कहला पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भारत में नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। यानी भारत में जो नागरिकता है उसके बारे में जो भारत के संविधान भाग 2 है उसमें बताया गया है। नागरिकता से व्यक्ति को मतदान का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति, संपत्ति रखने और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार मिलता है। यानी एक नागरिक को ही ये सारे अधिकार होते हैं जो कि हमारी नागरिकता हमें प्रदान करवाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भारतीय नागरिकता का प्रावधान। यानी जो भारतीय नागरिकता है इसका क्या प्रावधान है, तो इसमें आप लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के विषय में प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय भारत में नागरिक कौन होगा यह बताता है। यानी भारत में आखिर नागरिक कौन बनेगा, कौन भारत का नागरिक होगा, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है। अनुच्छेद क्या 6 क्या कहता है? भारत में प्रवास करने वाले पाकिस्तानियों के लोगों की नागरिकता से संबंधित है। यानी भारत में जो प्रवास कर रहे हैं, भारत में जो रह रहे हैं पाकिस्तानी लोग, उनकी जो नागरिकता है उससे संबंधित है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान जाने वाले और फिर लौटने वाले लोगों की नागरिकता पर लागू होता है। यानी देखिए जब बँटवारा हुआ था बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए थे, बट वहाँ की कंडीशन उन्हें अच्छी नहीं लगी, वो वापस हिंदुस्तान आ गए। तो उनके लिए जो बात की गई है वो अनुच्छेद 7 में की गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 8 यानी अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेशों में रहने वाले भारतीय मूलों के ये लोगों की नागरिकता को परिभाषित करता है। यानी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो विदेशों में जाकर यानी अदर कंट्री में जाकर काम करते हैं या स्टडी करते हैं, उनकी जो नागरिकता के बारे में बात करता है वो अनुच्छेद 8 करता है। अनुच्छेद 9 क्या करता है? किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी देखो अगर कोई इंसान है जो है तो भारत का, बट वो क्या है, अमेरिका में जाकर जॉब कर रहा है और उसने अमेरिका की जो नागरिकता है वो ले ली, तो ऑटोमेटिकली जो एक तरह से भारतीय नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। और ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 9 हमारा ये बात कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता से जुड़े अधिकारों की निरंतरता की गारंटी देता है। यानी जो हमारे अधिकार हैं उनकी निरंतरता, उन्हें कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, ये जो गारंटी देता है ये हमारा अनुच्छेद 10 देता है हमें। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। यानी संसद कोई भी नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित नियम तय किए गए थे। यानी अनुच्छेद जो 1955 है उसे पारित किया गया था, जिसमें नागरिकता को समाप्त करने और प्राप्त करने के जो संबंध हैं या नियम कानून है वो बताए गए थे। अब हम देखेंगे नागरिकता की समाप्ति के प्रकार। यानी नागरिकता जो है उसको किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, उसके क्या क्या प्रकार हैं। भारतीय नागरिक अधिकार 1955 के अनुसार नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। यानी जो भारतीय नागरिक अधिकार है जो हमारा 1995 में आया था, उसके अनुसार जो भारतीय नागरिकता है उसे 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, यानी 3 प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। पहला है हमारा त्याग, यानी खुद छोड़ देना। किस तरह से? यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ना चाहता है तो वह त्याग के माध्यम से ऐसा कर सकता है। यानी खुद भी कोई नागरिक अपनी जो नागरिकता है वो छोड़ सकता है, यानी त्याग कर सकता है। उसे एक औपचारिक घोषणा करनी होती है जिसके बाद उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी वो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा, उसके बाद में उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। यदि वह नाबालिग के रूप में नागरिकता छोड़ने वाले व्यक्ति का बच्चा है तो बालिग होने पर उसे फिर से नागरिकता पुनः प्राप्त करने का अधिकार है। यानी देखिए एक कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो नाबालिग है, उसके माता पिता ने क्या करा? नागरिकता छोड़ दी, बट जब वो बच्चा जवान हो जाता है, वो दोबारा नागरिकता लेना चाहता है, वो हमारे देश का सदस्य बनना चाहता है, तो वो बन सकता है। ठीक है, वो दोबारा नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो होती है हमारी विलोपन। विलोपन क्या होता है चलिए देख लेते हैं। विलोपन किस तरह से एक तरह से नागरिकता छीन लेती है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। यही क्या है? विलोपन कहलाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो अदर कंट्री की
नागरिकता ले लेता है तो हमारे जो कंट्री है उसकी नागरिकता चली जाती है। यह प्रावधान इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता है, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक ही नागरिकता रख सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट यानी थर्ड जो है जिससे हमारी नागरिकता जा सकती है वो क्या है, निरासन। किस तरह से, निरासन से भी एक तरह से नागरिकता जो है वो चली जाती है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह नागरिकता की जबरन समाप्ति होती है जो सरकार द्वारा की जाती है। यानी जब सरकार द्वारा किसी की जबरन एक तरह से नागरिकता छीन ली जाए तो वो निरासन कहलाती है। जैसे कि यह तब लागू होती है जब व्यक्ति, यानी किस कंडीशन में ये लागू होती है, यहाँ पर ये कुछ कंडीशन है। जैसे कि पहली है हमारी, नागरिकता प्राप्त करने के समय प्रकट या झूठे दस्तावेज का प्रयोग करे। यानी नागरिकता लेने के लिए वो झूठे दस्तावेज का यूज़ करेगा तो भी उसकी नागरिकता छिन जाएगी। देश के प्रति अविश्वास या देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होकर, यानी अगर कोई देशद्रोह का कार्य करता है तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। विदेश में 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना अनुमति के रहे, यानी अगर विदेश में किसी और देश में वो 5 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा दिन वो बिना अनुमति, यानी अपने देश को बताए बिना वो वहाँ रहे 5 साल से या 5 साल से ज़्यादा, तो उनकी नागरिकता ख़त्म कर देता है देश। ठीक है, कानून या संविधान के प्रति वफादारी ना रखने से भी हमारी जो संविधान, हमारी जो एक तरह से नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले या विदेशी सेना में शामिल हो जाएं तो भी हमारी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भारत सरकार व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर देता है। ये सारी स्थिति ऐसी है जिसमें भारत सरकार किसी भी व्यक्ति की जो नागरिकता है उसको समाप्त करने का पूरा पूरा अधिकार रखती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नागरिकता समाप्त का महत्व। यानी जब नागरिकता समाप्त होती है तो इसका क्या महत्व है। पहला आप लिखेंगे नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान इसलिए आवश्यक हैं ताकि, क्या क्या रीजन है क्यों आवश्यक है नागरिकता समाप्त के एक तरह से जो अधिकार हैं। इसमें आप लिखेंगे देश की संप्रभुता और सुरक्षा बनी रहे, इसीलिए भी ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कोई व्यक्ति दोहरी निष्ठता ना रखे, यानी दोहरी जो निष्ठता है वो ना रख सके, इसीलिए भी ये ज़रूरी है। और नागरिकता के दुरुपयोग को रोका जा सके, इसीलिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, नागरिकता किसी भी लोकतांत्रिक देश की मूल पहचान होती है जो व्यक्ति को अधिकारों के साथ कर्तव्यों से जोड़ती है। यानी नागरिकता ही ऐसी है जो कर्तव्य भी देती है, इसीलिए ये व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करती है। भारतीय संविधान ने नागरिकता को स्पष्ट और लचीले रूप से परिभाषित किया है। बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, आराम से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है हमारी नागरिकता को। भारतीय नागरिकता का त्याग, विलोपन और निरस्तर, यह तीनों प्रक्रिया सुनिश्चित करती हैं कि नागरिकता केवल उन्हीं के पास रहे जो भारत के प्रति निष्ठावान हैं। यानी ऐसे लोगों के पास ही नागरिकता रहे जो भारत के प्रति सच में निष्ठावान है या भारत का कोई भी एक तरह से बुरा नहीं सोच सकता। जैसे कि हम अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए बुरा व्यवहार या फिर बुरी चीज़ें नहीं सोच सकते, वैसे ही हमारा देश भी है। तो हमें देश के लिए हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए, हमें एक तरह से देश के अच्छे के लिए, विकास के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार नागरिकता की समाप्ति के यह प्रावधान न केवल भारतीय राज्य की अखंडता को सुरक्षित रखता है बल्कि देश की एकता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सशक्त बनाए रखता है, यानी बनाने का कार्य करता है। इसीलिए जो भारतीय लोकतंत्र है या फिर भारतीय लोकतंत्र की जो मूलभूत चीज़ें हैं, एकता है, सुरक्षा है, उसको भी सुरक्षित करता है, उसको भी बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। चलिए देखेंगे परिचय में आप लिखेंगे मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं ताकि वह स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ अपने जीवन जी सके। इसीलिए मौलिक अधिकार दिए जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। यह अधिकार व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं और राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं ताकि जो राज्य है वो निरंकुश ना हो सके और सभी व्यक्तियों को एक तरह से गरिमा, सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, इसमें आप आगे लिखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। यानी देखो, जो हमारे नागरिक
के अधिकार होते हैं यानी नागरिक अधिकार होते हैं वो भाग 2 में है और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। देखिए दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आपको पता होनी चाहिए। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है यानी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है, संविधान की ये आत्मा कहा जाता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं यानी ये ऐसे अधिकार हैं जिनकी अगर कोई उल्लंघन करता है, कोई हनन करता है तो हम सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं और ये अनुच्छेद 32 और 226 में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के प्रकार यानी मौलिक अधिकार आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे मूल रूप से संविधान ने 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं यानी 7 टाइप के हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। लेकिन 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं यानी पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे। संपत्ति का जो अधिकार है वो भी हमारा मौलिक अधिकार था बट अब उसे हटाकर सिर्फ 6 मौलिक अधिकार अब हमारे पास बचते हैं। तो पहला है हमारा समानता का अधिकार जो कि हमारा अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार ये क्या अधिकार कहता है? ये कहता है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान समानता प्राप्त है यानी सभी नागरिक जो हैं वो कानून के समक्ष एक जैसे हैं, समान हैं, चाहे वो कितने भी अमीर हो कितने भी गरीब हो। अस्पृश्यता और उपाधियों की समाप्ति का भी प्रावधान है यानी जो अस्पृश्यता, जो छुआछूत है और जो उपाधियां होती हैं जैसे कि कोई भी डॉक्टर लगा लेता है, ये सारी जो उपाधियां हैं इन सभी की एक तरह से समाप्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सेकंड जो हमारा अधिकार है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमारा अनुच्छेद 19 से 22 में कहा गया है। ये क्या कहता है? वर्णित अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन और व्यवसाय की स्वतंत्रता यानी वर्णित बात करने की, अभिव्यक्ति करने की, सभा की, संगठन की, आवागमन की, एक जगह से दूसरे जगह जाने की, व्यवसाय करने की, इन सभी की स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। साथ ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भी करता है यानी हमारे जीवन की और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी भी सुरक्षा हमारा संविधान का ये जो हमारा सेकंड वाला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है यानी थर्ड अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि हमारा अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है यानी जो मानव तस्करी होती है आपने सुना होगा लड़कियों को किडनैप करके एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। बंधुआ मजदूरी यानी एक तरह से नौकर बनाकर रख लिया जाता है और फिर उनके बच्चे भी नौकर बनेंगे। ऐसी जो बंधुआ मजदूरी है या फिर बाल श्रम है, बच्चों से काम करवाया जाता है, ये सभी रोकने का कार्य जो करता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा वो करता है। नेक्स्ट यानी फोर्थ जो हमारा अधिकार है वो है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। ये क्या कहता है? ये जो हमारा अधिकार है ये कहता है हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता है यानी हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को मान सकते हैं, उस प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसको स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। ये हमारी मर्जी है, हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये जो अनुच्छेद है ये हमारा 29 से 30 के अंतर्गत आ जाता है। ये क्या कहता है? अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा की रक्षा का अधिकार है यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो जो समुदाय हैं वो अपनी संस्कृति का, भाषा का, शिक्षा का, इन सभी की रक्षा कर सकते हैं और इन सभी को एक तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अधिकार है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ये अनुच्छेद 32 में जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये क्या कहता है? ये कहता है नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय में जाने का अधिकार है यानी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी DBR अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ये जो हमारा अधिकार 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखेंगे निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। किस तरह से? ये अभी हमने देख लिया। ये है नागरिकों को की मनमानी से सुरक्षा देते हैं और समानता व स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं ताकि जो राज्य है वो अपनी मनमानी ना कर सके। इन अधिकारों के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व अधूरा है। अतः मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण और जीवित तत्व हैं। यानी अगर मौलिक अधिकार ना हो तो लोकतंत्र
का जो एक तरह से जो अस्तित्व है वो अधूरा रहेगा और मौलिक अधिकार ही भारतीय संविधान को महत्वपूर्ण और जीवित दस्तावेज या जीवित तत्व वो बनाते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार ना हो तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा संविधान जो है वो एक जीवित दस्तावेज है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोस फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट उन्हें देख पाएँ। एंड अगर कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, ठीक है। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स या फिर कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देती हूँ। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेक कर सकते हैं मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए या फिर अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपको कैसी लगी वीडियो ये भी आप मुझे बता सकते हैं। जिस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल है, तो आप अपने फ्रेंड्स के भी साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।